गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, और आज होगा लेक्चर 6। लेक्चर 6 में हम लोग चला रहे थे चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टुडे। सबसे पहले कल हम लोग डिस्कस किए थे दर्पण का प्रकार, तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयिक दर्पण वगैरह वगैरह ढेर सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। और इस बीच में कुछ वजह से 2 दिन का गैप भी हुआ है, लेकिन आज हम लोग उसकी भरपाई करेंगे। तो आप लोग जहाँ भी हैं रेडी हो जाइए पुनः रेस में आने के लिए। तो आज का सबसे पहला स्टार होगा, आज का स्टार है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु को समझना है। गोलीय दर्पण इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। मतलब क्या कि गोलीय दर्पण को यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा जो आज का स्टार है वो है गोलीय दर्पण में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखते हैं जरा गोलीय दर्पण। सबसे पहली बात कि आपने गोलीय दर्पण कैसे बनाया था। आज आपने गोलीय दर्पण को आपने कैसे परिभाषित किया था। तो आपने बोला कि मान लो ये अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम बोर्ड पे डिस्कस करते चलेंगे और आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि छोटा सा बोर्ड पे बहुत कुछ लिखना संभव नहीं है, इसीलिए आप वहाँ लिखेंगे और हम यहाँ समझाएंगे आपको। तो ये गोलीय दर्पण क्या था कि मान लो ये एक गोला है और ये गोला इम्पटी होना चाहिए। इम्पटी का मतलब होता है खोखला। ये गोला कैसा है, ये गोला खोखला है, मतलब अंदर से खाली है। और ये एक प्रकार का दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अंदर से खोखला है, मतलब ग्लास का बना हुआ है और पेंट किया हुआ है। या तो पेंट ऊपर से हो सकता है या तो पेंट अंदर से हो सकता है। तो गोलीय दर्पण में 2 चीज़ था, एक था उत्तल और एक था अवतल। डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, उत्तल या अवतल। वो हम लोगों के हाथ में होता है कि किस सतह को पेंट करते हैं। अगर आप बाहर की सतह को पेंट करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा, अंदर की सतह को पेंट करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। थैंक यू। तो सबसे पहली बात कि गोलीय दर्पण क्या है, तो आपने क्या बोला कि गोलीय दर्पण जो है वो एक खोखले गोले का एक भाग होगा। ओके, गोलीय दर्पण जो होगा वो एक खोखले गोले का एक भाग होगा। इसका मतलब ये एक खोखला गोला है। अगर इसी में से एक भाग काट लिया जाए, यहाँ देखो आप, एक भाग काट लिए, एक भाग काट लिए, एक भाग, ये मान लो ये पॉइंट ऐसे ही मान लेते, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये जो ए बी बना, ये गोलीय दर्पण है। ये अभी न तो उत्तल है न तो अवतल है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप उत्तल चाहते हैं अंदर से पेंट मारिए, अगर आप अवतल चाहते हैं तो बाहर से पेंट मारिए। तो आपने क्या बोला कि गोलीय दर्पण क्या होता है, वो एक खोखले गोले का भाग होता है। फिर से एक बार डिस्कस कर लो आप, गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, एक है अवतल और एक है उत्तल। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट आने वाला है, तीसरा पॉइंट वो है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तीसरा जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है वक्रता केंद्र। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किए, ये लेक्चर 6 चल रहा है आज 10th का। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किए, पहला डिस्कस किए कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, डिस्कस किए। दूसरा डिस्कस किए गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण का प्रकार डिस्कस किए। तीसरा क्या डिस्कस होगा, वक्रता केंद्र। अब समझिएगा, जैसे कोई फुटबॉल है तो क्या होता है, फुटबॉल के बीच में एक केंद्र होगा जहां से आप फुटबॉल की सतह को मेजर करेंगे। मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये जो एक गोला है, खोखला गोला है, इसी खोखले गोले का जो एक केंद्र होता है। फिर समझिए कि गोलीय दर्पण ए बी कैसा है, ए बी गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण का जो एक केंद्र होता है, ये पूरा गोलीय दर्पण है, इसका जो ये केंद्र है, ये केंद्र, इसी केंद्र का नाम क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, ये जो गोलीय दर्पण ए बी है वो जिस गोले का बना, देखिए डैश डैश का बना हुआ है, ये पूरा डैश डैश करने का मतलब होता है, ये जो आपने डॉट किया है इसका मतलब होता है कि वो भाग शामिल नहीं है, और जो डार्क किया हुआ है इसका मतलब वो भाग शामिल है। फिर समझिए आप, आपको समझना है कि ये जो डॉट कर दिए हम, डॉट का मतलब ये भाग शामिल नहीं है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जो पार्ट है लेकिन वो रियल में नहीं है। और ये जो डार्क लाइन है इसका मतलब ये कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल का मतलब ये इस सिस्टम का एक पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा, ये एक सिस्टम का पार्ट है। कौन, ए बी। तो हमने क्या बोला कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है
उसी गोले का जो केंद्र होगा उसी केंद्र को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम समझ सकते हैं कि आप समझ रहे होंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट डिस्कस कर दी, चौथा पॉइंट अब देखेंगे। तो चौथा पॉइंट क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या है देखेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका दर्पण है। समझिएगा, ये वक्रता केंद्र है और ये आपका दर्पण है। तो बोलता है कि वक्रता केंद्र से दर्पण तक के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र से दर्पण तक के बीच की दूरी को, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा और सिक्योर बनाते हैं, सिक्योर बनाते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए एक पांचवा टर्म समझाते हैं पहले आपको, ध्रुव। ध्रुव क्या है, ध्रुव का मतलब होता है पोल, POLE, पोल। इसीलिए हम पोल लिखे हैं, इसके ऊपर इंग्लिश नहीं लिखे थे लेकिन इसको लिखे हैं क्योंकि ध्रुव को आज के बाद P से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ध्रुव का अंग्रेजी क्या है, पोल, पोल का पहला अक्षर क्या है, P। इसीलिए आज के बाद यहाँ से 10 से लेकर के 12th नीट, JEE, डॉक्टर, इंजीनियर, आप जो भी बनते हैं हर जगह पोल को आप किससे लिखेंगे, आज के बाद P से लिखेंगे। इसीलिए पोल क्या होता है, मान लो ये आपका कोई दर्पण है, हम क्या बोले, कोई दर्पण, हम ये नहीं बोले ये अवतल है या उत्तल है। फिर समझाते हैं, वो आपके हाथ में होता है कि आप उसे उत्तल बनाना चाहते हैं या अवतल बनाना चाहते हैं जी। तो ये आपके हाथ में, अगर कोई इसको बाहर से पेंट किया तो उसके लिए ये बाहर पेंट हो गया, मतलब जिधर पेंट करते हैं आप ये समझिए उधर से प्रकाश का आना बंद हो गया, अर्थात बाहर से प्रकाश आए या ना आए उसका कोई औचित्य नहीं है। तो प्रकाश किधर से रिसीव करेगा, अंदर से। तो अंदर का सतह क्या है, धंसा की उठा तो धंसा हुआ, तो ये कैसा बन गया, अवतल दर्पण। ओके ओके। नेक्स्ट, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है, ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा घोंचू है, वो क्या किया, अंदर से पेंट किया। अंदर से पेंट करने का मतलब उस बच्चे को आप घोंचू मत समझिएगा, आप ये समझेंगे कि ये बच्चा कैसा दर्पण चाह रहा है, उत्तल दर्पण चाह रहा है, मतलब वो अंदर वाले भाग को ब्लॉक कर दिया। पेंट करने का मतलब उधर से प्रकाश का आने को आपने एलाउ नहीं किया, बंद कर दिया, तो प्रकाश किधर से रिसीव होगा, उठे हुए भाग से, और उठे हुए भाग को आप क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो मेरा ये कहना है कि ये भी कोई दर्पण है, वो हमारे पे निर्भर करता है कि हम उसे उत्तल बनाते हैं कि अवतल। बन गया। इस दर्पण का मध्य बिंदु, मतलब ये जो पूरा दर्पण है इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो वो तो आप देख करके बता सकते हो। ओ सर इतना दूरी है, लगभग आधा यहाँ पे, सेम टू सेम अगर इसे देख लिया जाए तो लगभग आधा कहाँ पे, ये बीच में। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, फिर समझिए, दर्पण का AB जो दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये जो AB दर्पण है उस दर्पण का जो ये मध्य बिंदु है इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। फिर समझिए, ये जो दर्पण है इस दर्पण का जो ये मध्य बिंदु है उसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। तो ये क्या हो गया, ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहते हैं, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव को किससे लिखेंगे, P से सूचित किया जाता है। ओके नेक्स्ट, आप देखेंगे, अभी हम बोल रहे थे कि वक्रता त्रिज्या को कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हम बोल रहे थे वक्रता त्रिज्या, इसको लिखते हैं R से। R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर समझिए, R का पूरा नाम क्या है, R का पूरा नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता। कर्वेचर का मतलब वक्र, रेडियस मतलब त्रिज्या, तो इसी को बोलते हैं पूरा नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। तो रेडियस, रेडियस का पहला लेटर क्या है, R, इसीलिए आज के बाद त्रिज्या किससे लिखेंगे, R से। मैथ में भी हम लोग लिखते हैं त्रिज्या को R से। ध्रुव को किससे लिखते हैं, आप ध्रुव को किससे लिखते हैं, तो P से लिखते हैं। आप जरा देखिए, यहीं पे आते हैं, तो दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ बन गया, किससे लिखेंगे, P से। P का मतलब क्या हो गया, हिंदी में ध्रुव हो गया, अंग्रेजी में पोल हो गया। अब तीसरी बात, जो छठा पॉइंट है वो है आपका, आप देखेंगे जरा, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव ये बीच की दूरी, ये, इसीलिए वो इसको सिक्योर करते हैं कि कोई इस परिभाषा को चेंज ना करे, इसलिए आपने क्या बोला, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो ये दूरी है। फिर समझिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। मतलब वक्रता केंद्र को हम लोग लिखेंगे आज से C से। वक्रता केंद्र का पूरा नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर का पहला लेटर क्या है, C, इसीलिए किससे लिखेंगे उसको, C से। वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे, C से। रेडियस को R से, ध्रुव को P से। तो यहाँ देखिए, ये आपका P हुआ, ये C हुआ, और C से लेकर के P तक का दूरी को आप क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, तो अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखा करिए कि सर इस चीज़ को पुनः आप रिपीट करिए, तो उसे हम पुनः रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़।
तो आपने क्या बोला, ये आपका सी है और ये आपका पी है। सी और पी, सी मतलब वक्रता केंद्र, पी मतलब ध्रुव के बीच की दूरी का नाम क्या है, आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। आर मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट अब देखेंगे आप, अब है कि ये दो बिंदु है, कौन कौन, सी और पी। सी और पी दो बिंदु है आपका। जब आप 9th में थे तो 9th का मैथ कहता है, 9th का जो ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री, वो कहता है, बहुत सुंदर ज्योमेट्री, उस पार्ट को पक्का आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेंगे। अभी ज्योमेट्री कहता है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। सर जिंदगी भर मत भूलिएगा इस लाइन को, इस पॉइंट को, जिंदगी भर आपका साथ देगा। क्या बोले, अगर कहीं पे एक बिंदु है, एक पॉइंट है, तो उससे अनंत रेखाएं गुजरेंगी। फिर समझिए, मेरा स्टेटमेंट है आज का कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरेगी। जब मैथ स्टार्ट होगा तब इसका प्रूफ करेंगे, अभी केवल इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो एक बिंदु से अनंत रेखा। दूसरा, अगर कहीं पे दो बिंदु है, फिर समझिए, अगर कहीं पे दो बिंदु है, अगर कहीं पे दो बिंदु है, तो अगर कहीं पे दो बिंदु है तो उससे एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। क्या बोले, अगर कहीं पे दो बिंदु है तो उससे कै गो रेखा खींचा जाएगा, एक और केवल एक। तो ऐसा मत समझिए केवल दो ही बिंदु चाहिए, कम से कम एक और केवल एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। 3 हो बहुत खुशी, 4 हो और खुशी, 5 हो बेसी खुशी, 6 हो तो अनंत खुशी, अनंत हो तो फिर तो कहना ही नहीं है। तो क्या बोले, कम से कम क्या को चाहिए, 2 गो। अगर एक गो पॉइंट हुआ तो एक रेखा नहीं, अनंत रेखा जाएगा। 2 पॉइंट हुआ तो एक और केवल एक रेखा जाएगा, गुजर गया। हम ये समझाना चाहते हैं आपको, यहाँ भी कै गो पॉइंट है, 2 गो पॉइंट है। बोलिए 2 पॉइंट से कै गो रेखा जाएगा, तो एक रेखा जाएगा। गुजारिए, चलिए गुजारिए मेरे साथ, चलिए रेड पेन निकालिए, कहाँ है मेरा, हाँ, रेड पेन से गुजारिए एक रेखा को। क्या गुजरा, किससे गुजरा, देखो आप लोग सब, किससे गुजरा, सी और पी से। ये रेखा किससे गुजरा, सी और पी से। अब चलिए आप छठा पॉइंट, वक्रता केंद्र और ध्रुव से कै गो रेखा गुजरेगा, केवल एक रेखा गुजरेगा। उस रेखा का नाम है प्रधान अक्ष। क्या नाम है, क्या नाम है उसका, प्रधान अक्ष जी। तो उसका नाम क्या है, प्रधान अक्ष। तो ये जो आपका, ये जो लाइन है जिसको आपने रेड पेन से दिखलाया है, उसका नाम है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है प्रधान अक्ष। जल्दी से इसका नोट तैयार कीजिए। प्रधान अक्ष मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है, प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है, प्रधान अक्ष। ओके, नेक्स्ट 7वां पॉइंट आप समझिए। 7वां पॉइंट कहता है कि सी और पी 2 पॉइंट है। देख लीजिए आप, सी और पी 2 पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट का एक मध्य बिंदु बनाइए। सब लोगों को होता है। कैसे, अगर मान लीजिए घर में है तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक रस्सी है या एक धागा है, धागा लिए, ऐसे पकड़ लिए, आधा करना है, फिर उसको समेट के ऐसे ले लेंगे, हो गया, ऐसे यहाँ से ऐसे रख देंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे बन गया, जहाँ रेड पेन से डॉट मारे हैं। क्या आपको लखा हो रहा है, शायद हो रहा है जी। तो ये जो रेड पेन से डॉट मारे, ये जो रेड पेन से डॉट मारे हैं, ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है सी और पी के बीच का पॉइंट। फिर समझिए, ये कहाँ का पॉइंट है, ये है सी और पी के बीच का पॉइंट। फिर समझिए, ये कहाँ का पॉइंट है, सी और पी के बीच का पॉइंट है। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। फिर समझिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, डिनोटेड बाई एफ। फोकस तो किससे लिखेंगे, एफ से, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। इसका मतलब इस पॉइंट का नाम आज के बाद क्या हो गया, फोकस। क्या हो गया इस पॉइंट का नाम, फोकस। क्या हो गया इस पॉइंट का नाम, फोकस। चलिए नेक्स्ट, अब जो हमारा पॉइंट होगा, 8वां पॉइंट होगा, शायद चेक कर लेंगे, 8वां पॉइंट, इसका नाम होगा फोकस दूरी। क्या नाम होगा इसका, फोकस दूरी। फोकस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो देखिए आप, फोकस का भी पहला लेटर एफ है, पकड़ रहे हो बात को, पकड़ रहे हो, फोकस का भी पहला लेटर एफ है। अब फोकल, FOCAL, LENGHT, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का भी पहला लेटर एफ है, फोकस का भी पहला लेटर एफ है। तो दोनों किससे लिखेंगे, एफ से। लेकिन अब दोनों को जब एफ से लिखेंगे तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए फोकस को लिखिएगा कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को लिखिएगा स्मॉल एफ से। सही है, सही है। किससे लिखेंगे फोकस दूरी को, स्मॉल एफ से। तो आप देखेंगे, अब फोकस दूरी क्या है, तो फोकस, फोकस देख लीजिए, फोकस जहां पे कैपिटल एफ लिखा हुआ है और वो पॉइंट है सी और पी के बीच में, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है।
यहाँ से लेकर के ये जो ध्रुव है यहाँ तक के बीच की दूरी को, कैपिटल एफ मतलब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी किसे बोलते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर समझिए, फोकस दूरी किसे बोलेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या एक बेस्ट रिलेशन है दोनों में। हालांकि अभी उस रिलेशन को हम प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमको समय चाहिए, अगले शायद नेक्स्ट वीडियो में पक्का प्रूफ हो जाएगा वो, लेकिन अभी उसको समझना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 9वां जो पॉइंट है वो ये है, एफ और आर में संबंध, आर में संबंध, एफ और आर में संबंध। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, या इनमें से कौन सही है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी गुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी गुनी होती है, ऑप्शन में दिया हुआ, टिक मारना है आपको, दिमाग से काम लेना है बंदो। आइए, तो आपने क्या बोला कि एफ और आर में क्या संबंध है। सबसे पहली बात देखेंगे सर, यहाँ देखिए एफ क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है, इसका मतलब आर का आधा होगा एफ। देखिए ना सर, ये जो है 20 + 20 = 20, मतलब कि आर का तो आधा नहीं ये दूरी है, तो कितना हो जाएगा एफ, ये भी एफ, एफ जोड़ एफ बराबर आर, तो एफ बराबर r/2। इसका मतलब एफ और आर में क्या संबंध है, अभी केवल आप इतना समझ के रखो, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। सबसे पहले समझिए, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, फिर एफ बराबर r/2, r बराबर 2f। इसका मतलब देखिए, फोकस दूरी हम जैसे पढ़ते हैं आपको वैसे नोट्स तैयार करना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फिर समझना पड़ेगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फिर समझना पड़ेगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा लाइन समझिए, उसको नोट करिए जल्दी से, वक्रता त्रिज्या, देखिए कैसे पढ़ रहे हैं हम, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। फिर समझिए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, फिर समझिए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ओके नेक्स्ट, अब देखिए कितना बार ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है। सबसे पहले पूछेगा एफ और आर में क्या संबंध है, तो अगर ऑप्शन में है एफ बराबर r/2 वो भी सही है, या ऑप्शन में है r बराबर 2f वो भी सही है, तो जो भी आप टिक मारें। नेक्स्ट, कितना बार पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का अनुपात क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का अनुपात क्या होता है। फिर समझिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का अनुपात क्या होता है, मतलब क्या, r/f पूछ रहा है आपसे। आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है r/f, तो आप क्या जानते हैं, r बराबर 2f, f को नीचे ले आइए तो क्या बनेगा, r/f बराबर 2, मतलब 2/1 मतलब 2:1। इसको समझिए आप, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को समझिए। कैसे हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं R और F का अनुपात कितना होगा, 2:1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R और F का अनुपात क्या होगा, 2:1। फिर समझिए, R और F का अनुपात क्या होगा, 2:1। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बताइए F अनुपात R क्या होगा, F अनुपात R उलट देंगे, ये था 2:1, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा, 1:2। तो क्या लिखेंगे, 1:2, मतलब 1:2। F अनुपात R, R अनुपात F क्या होगा, तो 2:1। F अनुपात R क्या होगा, तो 1:2। R/F 2/1, F/R 1/2। ओके, तो ये कहानी था F और R में क्या संबंध होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग 11वां पॉइंट लेके आ रहे हैं, दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन है दर्पण का द्वारक। अगला कहानी है आपके सामने, वो कहानी क्या है, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है कि मान लो आपका एक रूम है, स्टडी रूम, जिसमें आप पढ़ते हो, तो क्या उसमें गेट होगा, उसमें खिड़कियां होंगी, तो उसमें वेंटिलेशन होगा। तो आप देखेंगे, मान लो खिड़की की बात करते हैं, आपका रूम पूरी तरीक़ा से पैक है और खिड़की लगी हुई है। सुबह सुबह जब आप जगते हो तो आपने खिड़की खोला, तो सूरज की रोशनी खिड़की से एंटर करती है। क्या खिड़की जब खोलते हो तो सूरज की रोशनी खिड़की से आती है कि पूरा दीवार से आती है, तो आप बोलेंगे सर खिड़की से आती है। इसका मतलब बाहर तो हर जगह प्रकाश है, लेकिन अंदर उतने ठो प्रकाश आया जितना खिड़की का लंबाई चौड़ाई था। उसी प्रकार जैसे मान लो आपने क्या किया कि एक दर्पण लिया, रेड पेन से लिख, देखिए यहाँ पे दर्पण, इस दर्पण का नाम है AB। मान लेते हैं बाहर से पेंट कर दिए तो आप पकड़ लिए होंगे, ये अवतल दर्पण हो गया।
तो मान लो इसके सामने आपने एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है कोई भी, ये बल्ब है, इस बल्ब में से क्या होगा, रोशनी निकलेगा, खूब रोशनी खूब रोशनी खूब रोशनी, इस बल्ब से खूब रोशनी, बल्ब में खूब रोशनी रोशनी, तो क्या होगा, इसमें से ढेर प्रकाश निकलेगा, इसमें से देखो ना, इसे ढेर 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 निकला, ढेर निकला, ढेर निकला, ढेर निकला, ढेर निकला, इसमें से ढेर प्रकाश निकला। देखिए क्या, आप देखो बढ़िया से बोर्ड पे, क्या बल्ब से निकलने वाले सभी प्रकाश को ये दर्पण रिसीव कर लिया, हाँ कि ना, नहीं। क्या इस बल्ब से निकलने वाले सभी प्रकाश को क्या आपका ये दर्पण रिसीव कर लिया, तो आपका जवाब क्या है, नहीं। तो सिर्फ इतना दूर तक जो प्रकाश आया, देखो ना हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ए से बी, ये जो लाइन डाले, ब्लैक लाइन जो डाले हैं, इतना में जितना प्रकाश पड़ा उसको ये दर्पण रिसीव किया और जो बाकी है उसको छोड़ दिया। जी, इसी को बोलते हैं द्वारक, मतलब प्रकाश का एंट्री गेट। जी, समझना पड़ेगा, प्रकाश का एंट्री गेट, क्या क्या क्या, प्रकाश का एंट्री गेट। मेरा पसीना मत देखिए, गर्मी है थोड़ा सा, इसीलिए मेरा मुंह भी नहीं देखना है, स्मार्ट नहीं है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तो क्या देखिए आप, ये दर्पण है ए बी, तो दर्पण पे प्रकाश क्या हो रहा है, पड़ रहा है। तो आज समझना है दर्पण का द्वारक। सर जैसे खिड़की खोला तो खिड़की का जितना लंबाई चौड़ाई था प्रकाश तो उतने से आया, बाकी दीवार से प्रकाश नहीं आया। सेम टू सेम ये जो आपका दर्पण ए बी है, तो जितना दर्पण का चौड़ाई होगा उतने ठोपे में प्रकाश जाएगा। जी, अब लाइन समझिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आ गए परिभाषा पे, क्या बोले, खिड़की की चौड़ाई को खिड़की का द्वारक कहते हैं, गेट की चौड़ाई को गेट का द्वारक कहते हैं, उसी प्रकार दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट, शायद फिनिश। अब चलते हैं आगे। ये जो 11 गो टर्म बताए हैं, ये गोलीय दर्पण का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही आप बैठोगे तुरंत इसका नोट्स बनेगा, क्योंकि अब हम स्टार चेंज करेंगे। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग चलेंगे चिन्ह परिपाटी। लेक्चर 6 चल रहा है 10th वालों के लिए। चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह परिपाटी का मतलब हो गया कि आप किस तरीके से चिन्ह को सूचित करेंगे, कैसे लेंगे। तो अगला स्टार है आपका चिन्ह परिपाटी, मतलब कैसे चिन्ह लिया जाएगा, चिन्ह परिपाटी। ये बहुत, मतलब कि ये बहुत बड़का चीज़ नहीं हो गया, बहुत छोटा चीज़ है, समझना है। समझना ये है कि आप जैसे कि आप अभी हम पूर्णिया में खड़े हैं, पूर्णिया से बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो जब आप पूर्णिया कभी आओगे तो आप जब गुलाब बाग जाते हो तो वहाँ पे 0 माइल है। अगर आप पटना तरफ जाते हो तो वहाँ 0 माइल है। अगर आप किसी और शहर में जाते हो वहाँ 0 माइल है। 0 माइल का मतलब होता है जहाँ से जमीन की दूरी को मापा जाता है, जहाँ से जमीन की दूरी को मापा जाए उसे क्या बोलेंगे, 0 माइल। नंबर 1। नंबर 2, आप जब 9th में थे तो वहाँ पे था निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए, आपको सर पढ़ाए होंगे कि देख बेटा, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, यहाँ पे है ऑरिजिन, मूल बिंदु, ये ऑरिजिन के इधर जाओगे प्लस लेना, इधर जाओगे प्लस लेना, इधर आओगे माइनस लेना, इधर आओगे माइनस लेना। इतनी तो बात है। तो अब सुनिए हम क्या बोलना चाहते हैं। जिस प्रकार जमीन की दूरी को 0 माइल से मापा जाता है, दूसरा स्टार, जिस प्रकार गणित की दूरी को मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार दर्पण की दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। हमको शायद अब मेरे मन में है कि आप लोग इतने समर्थ हो, इतने तेज हो, इतने ताकतवर हो कि मेरे हर लाइन को पकड़ पाते हो। प्लीज मेरा क्या कहना होगा, जिस प्रकार जमीन की दूरी को 0 माइल से मापते हैं, जिस प्रकार गणित की दूरी को मूल बिंदु से मापते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्त दर्पण की दूरी को ध्रुव से मापते हैं। नेक्स्ट, अब आइए, अब ध्रुव से कैसे मापते हैं, इस तीनों लाइन को आप लिख लेंगे। अब ध्रुव से कैसे मापते हैं, तो ये मान लो कोई भी दर्पण है, उत्तल हो या अवतल हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ध्रुव है, तो ये हो गया आपका प्रधान अक्ष और ये हो गया प्रधान अक्ष के लंबवत। ठीक है, देखेंगे ये हो गया दाएं तरफ, ये हो गया बाएं तरफ, ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। बस इतने पे समझ लीजिए। देखेंगे आप दर्पण के दाएं तरफ की दूरी को, फिर समझिए, दर्पण के दाएं तरफ की दूरी को, दर्पण क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि दर्पण के दाएं तरफ की दूरी को धनात्मक, दर्पण के बाएं तरफ की दूरी को ऋणात्मक, ऐसा मान लेते हैं। दर्पण के ऊपर की दूरी को धनात्मक और दर्पण के नीचे की दूरी को ऋणात्मक।
फिर समझिए, ये जो आपका ध्रुव है, ध्रुव से दाएं तरफ की दूरी को धनात्मक, ध्रुव से बाएं, जैसे ध्रुव है वैसे तो वहाँ मूल बिंदु था, वैसे तो वहाँ ओरिजिन था, सेम टू सेम। तो इसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। मतलब दर्पण के अगर पीछे है तो उस साइन को माइनस लेंगे, दर्पण के आगे में है तो उसको प्लस लेंगे, दर्पण के ऊपर है तो प्लस लेंगे, नीचे है तो माइनस लेंगे। इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिन्ह परिपाटी जी। मतलब ये साइन कन्वेंशन है एक। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग को जानना है कि दर्पण में हम वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। समझिएगा, दर्पण में वस्तु को, तो सबसे पहली बात आपने समतल दर्पण पढ़ा। समतल दर्पण हमने क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। फिर समझते हैं, समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जितना आप आगे रखोगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। नेक्स्ट, तो अब हम लोग को समझना है आज, लेकिन जैसा समतल दर्पण में था वही ऐसा थोड़ी जरूरी कि वो भी अवतल में होगा उत्तल में होगा। तो जरा सा हम लोग देखते हैं दर्पण में वस्तु की स्थिति। लेकिन दर्पण तीन प्रकार का, समतल, गोली, उत्तल और अवतल। समतल में तो दिखा दिए, बचा कौन? उत्तल और अवतल। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थिति। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ से तो एक ऑब्जेक्टिव ही बनेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु कितने जगह रखा जाता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। किसमें अभी पढ़ेंगे, आइए ना। तो सबसे पहली बात क्या है? अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति। आइए जरा सा बना लिए, ये कौन सा दर्पण देख लीजिए आप, अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण हुआ? ये कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन चीज हुआ? ये है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के मध्य बिंदु का नाम पोल, इसके केंद्र का नाम सी और पी के बीच में एफ। ठीक है, ये बहुत दूर, ध्रुव से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, यहाँ पे बोलते हैं अनंत। क्या है ये? क्या है? अनंत। अब देखेंगे सर, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे पिंड। जैसे हमारे घर में ड्रेसिंग आईना है, तो ड्रेसिंग आईना के सामने अपना चेहरा देखने के लिए, अपना थोपड़ा देखने के लिए आईना के सामने खड़े होगे कि पीछे खड़े होगे? सोचना पड़ेगा ना। तो शायद ये बात पढ़ाया नहीं जाता, ये बात हम लोग बचपन से ही समझते हैं कि अगर हम लोग बच्चे भी होंगे, अगर आईना के सामने कंघी करनी है तो सामने जाके खड़े हुए मार लिया और निकल गए। क्या करते थे? पीछे जाके घुस गए? नहीं, वो जब मम्मी डांटती होगी, जब भाग छुपते होंगे तब पीछे खड़े होते। उसी प्रकार ये दर्पण है और ये पीछे का सीन है। तो किसी का प्रतिबिंब देखना है, अगर आपको अपना इमेज देखनी है तो क्या करेंगे? दर्पण के पीछे की दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, पीछे नहीं। उसी प्रकार ये दर्पण है, पीछे पेंट है, जिधर पेंट हो गया उधर दर्पण का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये बन गया पीछे और ये बन गया आगे। तो बताना है कि कहाँ रखा जाए, आगे या पीछे? तो ऑब्वियस है कि आगे। तो अब देखिए, इसका मतलब इसके ध्रुव के पीछे नहीं रखेंगे वस्तु को, ध्रुव के पीछे वस्तु को नहीं रखेंगे। अब जब रखेंगे तो क्या होगा? उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आईना के सामने आओगे तभी आप अपने चेहरा को देख पाओगे। अगर आप दर्पण के पीछे जाते हैं तो आप अपने चेहरा को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए, इसका मतलब इसके आगे नहीं देख सकते। अब दूसरी बात, क्या ध्रुव पे रख सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। आप एक काम करिएगा, आप जो है, मान लीजिए आपके पास कॉपी है, जिस कॉपी में भी नोट्स बना रहे हैं, जरा सा आप क्या करिए, उस कॉपी को अपनी आंख पे सटा लीजिए और आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। करिए। आप क्या करेंगे? कोई पेज खोलिए, उस खोल लिए, हाँ, उसको आप अपने आंख पे सटा लीजिए। सटा लिए? अब देखो तो आपको वो वाला वर्ड दिखता है? आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब है अगर किसी वस्तु को अपनी आंख पे रख लेंगे तो वो वस्तु नहीं दिखेगा। उसी प्रकार अगर किसी वस्तु को ध्रुव पे लाके रख देंगे तो वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब है किसी वस्तु को ध्रुव या उसके पीछे आप नहीं रख सकते, ध्रुव या उसके पीछे नहीं रख सकते। अगर आप ध्रुव पे रखते हैं तो ये आपकी बदमाशी है। क्या है ये? बदमाशी। अगर आप ध्रुव पे रखते हैं तो वो आपकी बदमाशी है, अगर आप पीछे रखते हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। ये दोनों गलतियां नहीं करेंगे। ध्रुव पे रखा आप बदमाश हैं, पीछे रखा बेवकूफ़ हैं। इसीलिए ये दोनों काम नहीं कर सकते। करेंगे तब क्या? आगे। अब चलिए आगे कहाँ कहाँ रख सकते हैं? चलिए देखिए सर, बहुत दूर में रख दिए। बहुत दूर का नाम क्या है? अनंत। कहाँ रख दिए? बहुत दूर में, तो उसका नाम क्या है? अनंत। तो पहला जगह क्या हुआ? अनंत पर। इसका मतलब सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जा सकता है? अनंत पर। सबसे पहले कहाँ पर? अनंत पर। ये जो हम तीर दिखाए हैं ना, ये वस्तु है। मान लीजिए कोई बालक है, वो खड़ा है, तो बालक क्या इत्तू सो थोड़ी होता है, लंबा चौड़ा होता है।
जैसे हम लोग भी लंबे चौड़े हैं तो एक उसका इमेज का साइज होता है, तो वही दिखा है, ये तीर से दिखा दिए, कोई बालक खड़ा है, कोई वृक्ष खड़ा है, कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ऐसा कुछ है। अब दूसरा कहाँ चलेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरा बीच में कहीं भी, फिक्स नहीं एकदम बीचे बीच, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी, लेकिन सी और अनंत के बीच में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 नंबर। 2 नंबर का नाम क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए ना, हम लोग अनंत से पीछे की तरफ, दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ पे, अनंत पे, उसके बाद कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा कहाँ पहुंचे, तीसरा कहाँ पहुंचे, सी का नाम क्या है, सी का नाम है वक्रता केंद्र, बोलना, हाँ सी का नाम क्या है, वक्रता केंद्र, तीसरा। चौथा सी और एफ के बीच में, चल रखना, चौथा इसका नाम क्या है, सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा, अब कौन आ गया, फोकस। पांचवा कहाँ रख दिए, फोकस पर। पांचवा कहाँ रख दिए, फोकस पर। पांचवा कहाँ रख दिए, फोकस पर। छठा, फोकस और ध्रुव के बीच में। छठा कहाँ रखा गया, फोकस और ध्रुव के बीच में। क्या बोले, फोकस पे नहीं रखना है, पीछे भी नहीं जाना है, तो बताइए कितना जगह हो गया, 6 जगह। अब पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु को कितना जगह रखा जा सकता है, 6 जगह। कौन कौन, तो वही अब लिखिए उसको। 1 नंबर में कहाँ पे, अनंत पर, जो भी लोग टिक टिक कर रहे हैं ना करें। दूसरा कहाँ पे, अनंत और कहाँ, ये कौन सी है, वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा बोल जल्दी, तीसरा बोलना जल्दी, कहाँ, वक्रता केंद्र पर, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। चौथा बोल, फटाक देने बोल, चौथा कहाँ है, सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच का मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। चल पांचवा बोल, पांचवा कहाँ पे है, पांचवा है आपका फोकस पर, तो पांचवा हो गया आपका फोकस पर, कहाँ पे, फोकस पर। छठा बोल, छठा कहाँ पे, छठा बोल जल्दी, छठा बोल कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच, तो हो गया फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। तो कितना जगह, 6 जगह। मतलब अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। नंबर एक कहाँ पे, नंबर 1 अनंत पर, नंबर 2 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, नंबर 3 वक्रता केंद्र पर, नंबर 4 फोकस वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस और ध्रुव के बीच। हम लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस करना है कि कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, लेकिन वो अभी नहीं, कुछ देर में। आइए नेक्स्ट, ये किसका था, अवतल दर्पण में। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु को कितनी जगह रखा जाता है, 3 4 5 6, ऑप्शन डी 6 जगह। नेक्स्ट, अब है उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति। नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति। अगला क्या आने वाला है, अगला आने वाला है उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति। अगला कहानी है उत्तल दर्पण में। तो अब दर्पण कैसा बनेगा, उत्तल बनेगा। आइए ना बनाते हैं। अब दर्पण बनेगा उत्तल। देखिए दर्पण कैसा बन गया, उत्तल। मतलब आज कहाँ पेंट करेंगे, अंदर से। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष, इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। चलिए आज जो है सी किधर हुआ होगा, चल बोल, सी किधर हुआ होगा, सी हुआ होगा इधर, इधर ही ना गोला बनेगा, सी इधर, सी इधर। तो एफ कहाँ, ये वाला। देखेंगे तो हम लोग जो बोलते थे अनंत पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ध्रुव के पर रखेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आज सी हो, एफ हो, या सी और एफ के बीच हो, कुछ भी हो, वो तो दर्पण के पीछे चला गया बॉस। गौर करिए ना, उत्तल दर्पण में सी, एफ या जो भी अन्य जगह बनता है वो सब दर्पण के पीछे चला गया, और दर्पण के पीछे रखने के लिए मना किए हैं। देखिए ना, ये तो दर्पण के पीछे ना हो गया, पेंट किया हुआ भाग की तरफ हो गया। तो इधर वस्तु को नहीं रखा जाएगा, वस्तु नहीं रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या आप ध्रुव पे रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी हम बोले थे कि अगर किसी वस्तु को आंख पे रख लिया जाए तो वो वस्तु नहीं दिखता है, इसीलिए आपने क्या किया, ध्रुव पे रखना बंद किया, मना कर दिए, बोले बेवकूफ़ी है। अब चलेंगे, अब जरा सा दर्पण के आगे खुला मैदान है। देखिए इधर खुला मैदान, कोई पॉइंट है बीच में, नहीं है। बहुत दूर जाइएगा, बहुत दूर जाइएगा, बहुत दूर जाइएगा, तो उसका नाम क्या दीजिएगा, अनंत। दर्पण के पास आइएगा तो इसका नाम क्या दीजिएगा, ध्रुव। ठीक है, अब बताइए, दुई एगो पॉइंट दिखता है, एगो अनंत एगो ध्रुव, जिसमें से ध्रुव पे तो रख नहीं सकते। एक हो गया ये बीच का पूरा इलाका, यहाँ रख नहीं सकते, तो सबसे पहले कहाँ रखेंगे, 1 नंबर अनंत पर, 2 नंबर कहाँ रखेंगे, बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में। ध्रुव पर तो रखने बोले नहीं है। तो बताइए उत्तल दर्पण में वस्तु को कितना जगह रखा जा सकता है, क्या बोले, बताइए उत्तल दर्पण में वस्तु को कितना जगह रखा जा सकता है, कितना जगह, 2 जगह। तो क्या लाइन क्या है, लाइन है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह रखा जाता है। कहाँ कहाँ पे, सबसे पहला होता है अनंत पर,
सबसे पहला अनंत पर, दूसरा होता है अनंत और ध्रुव के बीच। बोलना कहाँ होता है? अनंत और ध्रुव के बीच। बोलना कहाँ होता है? दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच। पहला कहाँ पे होगा? अनंत पर। दूसरा कहाँ होता है? अनंत और ध्रुव के बीच। पहला उत्तल दर्पण में कितना जगह? 2 जगह। अवतल में कितना जगह? 6 जगह। उत्तल में कितना जगह? 2 जगह। अवतल में कितना जगह? 6 जगह, मतलब टोटल 8 जगह। अर्थात अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़ना है, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन पढ़ना है। कहाँ कहाँ? एक अनंत पर और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आज इस इम्पोर्टेंट समय में, जिसमें कि आपके सामने बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, अभी आप टीचर से बहुत दूर हो, अपने दोस्तों से बहुत दूर हो, अपने क्लासरूम से दूर हो, पूर्णिया से दूर हो, शायद त्रिवेणी गंजरिया जैसे छोटे शहरों में बैठे हुए हो, वहाँ भी आपको बहुत अच्छा नाम कमाना पड़ेगा। शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप आनंद फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को देख रहे होंगे, उसका एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार कर रहे होंगे, उसका रिवीजन कर रहे होंगे, बार बार उसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर शुरू होगा वो जस्ट इसके बाद जो 7वां लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर उत्तल या अवतल में हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि F बराबर r/2 को कैसे सिद्ध करते हैं अवतल या उत्तल दर्पण में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वो वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।